नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगले हफ्ते जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर जानकारी दी है कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में जर्मन जनप्रतिनिधियों और भारतीय समुदाय से मिलेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। गौरतलब है कि संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी ने कहा है कि जब भी संसद चल रही होती है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन लगता है कि जब से जनता उन्हें नकार रही है, उनका लोकतंत्र या भारत के राजनीतिक सिस्टम में बहुत दिलचस्पी बची नहीं है। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने सत्तारूढ़ दल पर विपक्ष को निशाना बनाने और संसद में बेकार के मुद्दों पर बहस कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी अपने वर्किंग टाइम का आधा विदेशों में बिता देते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा में आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी। निचले सदन में आज चुनाव सुधार पर चर्चा का दूसरा दिन है। आज शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें कि चर्चा के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीजेपी के निशिकांत दुबे और पक्ष विपक्ष के अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी थी। इसी बड़ी डिबेट की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की थी और शाम को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बोले थे। राजस्थान से बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी के भाषण के बाद शाम 7 बजे स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो संकट और आसमान छूते हवाई किरायों पर केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि लोग एक तरफा टिकट के लिए 40,000 रुपए क्यों भर रहे हैं। यही सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इंडिगो में ऑपरेशनल गड़बड़ी होते होते सरकार क्या कर रही थी, मदद और मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने एयरलाइन स्टाफ के बर्ताव पर भी सवाल उठाए और सरकार से कार्रवाई की जानकारी मांगी। सबसे बड़ा सवाल पायलट वर्किंग आवर्स के जुड़े नए नियम लागू न करने पर उठाया गया। सरकार ने कहा कि किराया कैप 2 दिन में लगा दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने याद दिलाया कि तब तक किराया 4 से 5 हजार से बढ़कर 30,000 पहुंच चुका था। घरेलू उड़ान क्षेत्र में एकाधिकार के आरोपों के बीच सरकार ने इंडिगो को अपनी उड़ानें 10% कम करने का आदेश दे दिया है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि रूट कटौती जरूरी है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके और बार बार होने वाली कैंसिलेशन की समस्या घट सके। मंत्री ने बताया कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को फिर से मंत्रालय बुलाया गया, जहां उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक रद्द हुई उड़ानों के सभी रिफंड पूरे कर दिए गए हैं। बाकी रिफंड और बैगेज क्लियरेंस तेजी से पूरा करने को कहा गया है। डीजीसीए पहले ही इंडिगो को 5% कटौती का आदेश दे चुका था। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और 65% बाजार हिस्सेदारी रखती है। 10% कटौती का मतलब है इसकी रोजाना घरेलू उड़ानें 2150 से घटकर करीब 1950 रह जाएंगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को वीर सावरकर अवार्ड मिलने की खबर पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उन्हें खुद इस अवार्ड के बारे में कल ही मीडिया से पता चला। थरूर ने बताया कि ना तो उन्हें किसी अवार्ड की जानकारी दी गई थी और ना ही उन्होंने इसे स्वीकार किया है। ऐसे में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। थरूर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अवार्ड कौन दे रहा है, किस वजह से दे रहा है या कार्यक्रम का संदर्भ क्या है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब तक अवार्ड और आयोजकों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी ही नहीं है, तब तक कार्यक्रम में जाना या अवार्ड लेना संभव नहीं है। थरूर ने कहा कि पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दिल्ली के लाल किला के पास पिछले महीने हुए कार बम धमाके की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने इस मामले में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिलाल नासिर माल्ला जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उसे दिल्ली से पकड़ा गया है। जांच में पता चला कि बिलाल की इस हमले की साजिश में अहम भूमिका थी। धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। एनआईए का दावा है कि बिलाल ने जानबूझकर उमर उन नबी की मदद की थी, जो इस हमले में मारा गया था। एजेंसी अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि पूरी साजिश की कड़ियां खुल सके। 3 साल से ज्यादा समय बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा काम दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन बेहद ही कड़े नियमों के साथ।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक 20 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी मनरेगा परियोजना नहीं चलेगी। सभी मजदूरों का 100% ई-KYC अनिवार्य होगा और हर काम से पहले फील्ड विजिट करना पड़ेगा। मजदूरी का भुगतान सिर्फ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खातों में होगा। केंद्र ने कहा कि राज्य को कामकाज का बजट हर तिमाही परफॉर्मेंस देखकर दिया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में एक समय पर 10 से ज्यादा काम शुरू नहीं होंगे और सभी रिपोर्टें सोशल ऑडिट में अपलोड करनी होगी। हाईकोर्ट ने अगस्त से काम शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रक्रिया अब जाकर शुरू हो पा रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को फिर से सियासी तापमान बढ़ा दिया। कबीर ने दावा किया कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बात हो चुकी है और ओवैसी ने उन्हें बंगाल का ओवैसी कहकर समर्थन का भरोसा दिया है। कबीर ने कहा कि वे 10 दिसंबर को कोलकाता जाकर अपनी नई पार्टी की कमेटी बनाएंगे और 22 दिसंबर को पार्टी लॉन्च कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि 135 सीटों पर वे उम्मीदवार उतारेंगे और बंगाल की मुस्लिम राजनीति में गेम चेंजर बनेंगे। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक, जो लगभग 27% आबादी पर आधारित है, इस कदम से प्रभावित हो सकता है। AIMIM की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ये गठजोड़ विपक्ष के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। गोवा पुलिस ने मंगलवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में ले लिया। इसी क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले ही गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। दिल्ली में तलाश के दौरान गुप्ता नहीं मिला था, लेकिन बाद में राजधानी में ही उसे पकड़ लिया गया। अब उसे औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद गोवा ले जाया जाएगा। क्लब के 2 और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अब भी फरार हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब तक क्लब के 5 कर्मचारियों और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हादसा 6 दिसंबर की रात अरपोरा में हुआ था। Amazon ने भारत में एक बड़ा दांव खेल दिया है और ऐलान किया है कि वो अगले 5 साल में $35 अरब का निवेश करेगी। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने कहा कि ये पैसा खास तौर पर ऑपरेशंस बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को और मजबूत करने में लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां इस साल भारत में जमकर निवेश करने का ऐलान कर रही हैं। एक दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक AI और क्लाउड पर $17.5 अरब लगाने की घोषणा की, जबकि गूगल भी अगले 5 साल में $15 अरब से AI डेटा सेंटर बनाएगा। Amazon कहती है कि वो भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक मानती है। पिछले 10 साल में कंपनी भारतीय विक्रेताओं को $20 अरब से ज्यादा का निर्यात कराने में मदद कर चुकी है और इसे 2030 तक $80 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही कंपनी भारत में 10 लाख नए रोजगार के अवसर भी तैयार करने की योजना बना रही है। अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों और उनके H-4 आश्रितों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा। ये नियम नवीनीकरण और नए आवेदन दोनों पर लागू होगा और 15 दिसंबर से प्रभावी होगा। भारत के प्रवासी इसके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वे H-1B और H-4 EAD धारकों में बड़ी संख्या में हैं। अब वीजा अधिकारी X, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक पोस्ट जांच सकेंगे। इससे भारतीय आवेदकों में डर और असुविधा बढ़ गई है। कई कंसुलर इंटरव्यू रद्द या मार्च 2026 तक स्थगित कर दिए गए हैं। नई नीति के कारण नौकरी शुरू करने, परिवार से मिलने या यात्रा में देरी हो रही है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि पुराने इंटरव्यू तारीख पर आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान कहा कि उन्होंने बीते 10 महीनों में 8 युद्ध रोकने में मदद की, जिनमें भारत, पाकिस्तान, कोसोवो, सर्बिया, इसराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और आर्मेनिया, अजरबैजान शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि वे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष को भी जल्द ही रोक देंगे। उन्होंने बताया कि कल वे इन देशों के बीच बातचीत करेंगे और शांति स्थापित करेंगे। ट्रंप ने इसे ताकत के साथ शांति बनाए रखने का काम बताया। मई से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमाई झड़पों में 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप का दावा है कि उनकी मध्यस्थता से कई देशों में संघर्ष विराम हुआ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है। बुधवार से लागू इस कानून के बाद टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को नाबालिग यूजर्स को तुरंत ब्लॉक करना पड़ा। ऐसा ना करने पर कंपनियों पर करीब $50 मिलियन का भारी जुर्माना लग सकता है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गौरव का दिन बताया और कहा कि अब टेक कंपनियों पर नियंत्रण वापस लोगों के हाथ में है। कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई है। हालांकि बच्चे और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया बैन
बैन से कई युवा खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, खासकर वे जो ऑनलाइन ही अपनी कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.